सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से की मुलाकात। देहरादून आवास पर परिवार की भावनाओं को सुना। कहा सरकार फैमिली के साथ मजबूती से है खड़ी। देहरादून में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। सरकारी योजनाओं का लिया गया फीडबैक। जमीनी स्तर पर हुए कामों की ली जानकारी। कांग्रेस में शामिल हुए 20 से ज्यादा रिटायर अधिकारी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। गोदियाल बोले कर्ण और भीम जैसे योद्धा जुड़े। अंकिता भंडारी हत्याकांड। हरिद्वार एसआईटी के सामने पेश हुई उर्मिला सनावर। दोनों के नार्को टेस्ट की मांग की। वायरल ऑडियो ने बढ़ाई सुरेश राठौर की मुश्किल। और रुड़की, मंगलौर, बेलड़ा और घोड़ेवाला में बिजली चोरों पर दी दबिश। यूपीसीएल ने अब तक की सबसे बड़ी छापामारी की। करीब 200 घरों में चोरी करते पकड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार की भावनाओं और मांगों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि परिवार जिस भी जांच की मांग करेगा उस पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द निर्णय लेगी। बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है और मैंने पहले ही कहा माता पिता, क्योंकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ। तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, इस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई और हम उन बातों पर विचार करके जल्दी ही निर्णय करेंगे। हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। धामी ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में कानून के दायरे में रहकर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती रहेगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय भी शामिल है और राज्य में एसआईटी जांच भी जारी है। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। उत्तराखंड की सियासत में ऑडियो वीडियो विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि ऑडियो वायरल कर प्रदेश में अस्थिरता और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंकिता के नाम पर राजनीति करना निंदनीय है और अब नया वीडियो सामने आने पर संबंधित लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जिम्मेदारी भूलकर जनता को भड़काने और संदेह फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार
जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। सर, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुमखाल से पौड़ी तक प्रस्तावित सड़क परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे उत्तराखंड के सड़क परिवहन क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से राज्य को सड़क विकास के लिए पर्याप्त धनराशि और कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्राप्त हुई हैं। कल जो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की जनता की अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप्स को लेकर पुलिस जांच में तेजी आई है। मामले में उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी देहरादून ने बताया कि 2 मुकदमे डालनवाला थाना और नेहरू कॉलोनी थाना में दर्ज किए गए हैं। एसएसपी के अनुसार संबंधित महिला द्वारा दिए गए सभी बयान निष्पक्षता के तहत ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। जांच के दौरान जो साक्ष्य दिए गए वो वही ऑडियो क्लिप्स थी जो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कोई अतिरिक्त साक्ष्य सामने नहीं आया है। फिर भी सभी क्लिप्स को सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मामले में षड्यंत्र की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आपको पता है कि देहरादून में 2 मुकदमे थाना डालनवाला और नेहरू कॉलोनी में दर्ज है और जिसमें कुछ ऑडियो और जो क्लिप्स थी वो वायरल हो रही थी और इससे संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे और कुछ मारहानि और अन्य तरह से जो षड्यंत्र के तहत इस तरह की क्लिप्स को रिलीज करने की बात थी उससे संबंधित मुकदमा था। लगातार नोटिस दिए गए थे। इसके उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर उपस्थित हुई और डिवीजन जो हमारे हैं उनको बयान भी पूरे दर्ज कराए गए। सभी बयानों को निष्पक्षता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड किया गया है और साथ ही साथ उनसे साक्ष्य भी मांगे गए जो आरोप उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया या अपने फेसबुक से लगाए गए थे। तो जो भी साक्ष्य दिए गए उसमें मात्र वही क्लिपिंग्स थी जो आप लोगों के सभी के समक्ष सोशल मीडिया में थी। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे साक्ष्य दोनों विवेचक को नहीं दिए गए जो कोई एक्स्ट्रा हो। तो जो आपके पास जो क्लिप्स है जो सोशल मीडिया वायरल थी उसके अतिरिक्त मुझे उनके द्वारा बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स उनके द्वारा समय समय पर क्लिप्स को बनाया गया था और सभी क्लिप्स को जोड़कर एक 40-50 मिनट की जो थी और वीडियो उनके द्वारा क्लिप्स ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली गई थी। क्योंकि कोई साक्ष्य एक्स्ट्रा नहीं दिए गए किसी पर्टिकुलर केस से जैसा उनका आरोप था, लेकिन फिर भी उनके सारे बयान और जो क्लिप्स थी उसको हमने सुरक्षित कर लिया। साथ ही साथ उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। अब जिस पक्ष से बात हो रही थी जो सेकंड पार्टी है सुरेश वाडे उनके ऊपर जो आरोप लगाए कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया था उनको भी बुलाया जा रहा है कि वो स्पष्ट करेंगे उनके पास कोई साक्ष्य है कि सिर्फ मात्र ये एक आपसी बातचीत या अन्य किसी कारण से किया गया। क्योंकि जो मुकदमा लिखा है उसमें कहीं ना कहीं अंकित किया गया डालनवाला में कि षड्यंत्र के तहत ये किया गया तो पुलिस इस एंगल की भी जांच करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आज देहरादून में राजनीतिक मामलों की समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलजा ने शिरकत की। उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है और कांग्रेस नेताओं को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई और रणनीति बनाकर कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, इस पर निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा की गई। कुमारी शैलजा का कहना है कि इस मुद्दे को जोरों से उठाना कांग्रेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसको लेकर तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक कि इस मामले में सीबीआई की जांच नहीं होगी, वो भी सिटिंग न्यायाधीश की देखरेख में। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है जो कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो है अंकिता
का मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा, ना केवल एक अंकिता, अनेकों अंकिता, और कितनी अंकिता पूरे प्रदेश में। देखो, कई बार एक नाम सिंबल बन जाता है। अंकिता भंडारी के नाम से आज सारे देश में, दुनिया में उत्तराखंड का नाम गलत तरह से सुर्खियों में आया। लेकिन इतनी अंकिता भंडारी हैं, हम उत्तराखंड में ही देख सकते हैं, हर क्षेत्र में देख सकते हैं। और कितने ही ऐसे केस हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व। दलित महिलाओं की बात करें या कोई भी महिला, बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, इतने केस। तो ये मामला भी कम महत्वपूर्ण नहीं। तो हम तो एक बेटी को, इस उत्तराखंड की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इससे नावाकिफ हैं कि पहाड़ों में क्या नारे लग रहे हैं। पहाड़ों में नारे लग रहे हैं कि पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की नारी करे पुकार। आज कहां गया वो चौकीदार? ये नारे लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो 3.5 साल से बरकरार हैं लोगों को। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई अगर प्रभावित होता इस तरह, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के बहाने करते? लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब परिवार की बेटी थी, तो उसके साथ क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? हम उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी 50 बोले हमें, और भारतीय जनता पार्टी 50 डर दिखाए हमें केस करने के। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, जब तक कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उसके दोषियों को सजा नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अहम सबूत होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर आज दोपहर 1:40 के करीब हरिद्वार में एसआईटी के सामने पेश हुई। इससे पहले बुधवार को सनावर ने पुलिस से बात कर अपनी बात बताई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उर्मिला सनावर ने पुलिस के सभी सवालों का जवाब देते हुए अपने पास मौजूद ऑडियो क्लिप भी पुलिस को दी है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिन पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के लिए और भी ज्यादा मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। इसी के साथ ही सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं वो उसी ने बताई हैं। रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम और विजिलेंस टीम ने महाअभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बेलड़ा और घोड़ेवाला सहित 5 गांवों में एक साथ छापामारी कर 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले उजागर किए गए। इस दौरान पीएससी के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। कई जगहों पर सीधे पोल से अवैध तार डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऊर्जा निगम ने दोषियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही हमने चेकिंग स्टार्ट करी है, दोबारा करने के बाद हम फीडर में देखे तो हमारा लगभग लोड 1/3 हो गया, फीडर का लोड। तो इससे पता चलता है कि लगभग 2/3 के आसपास का पर्टिकुलर फीडरों का अलग अलग विद्युत चोरी के रूप में कहीं ना कहीं से हो रहा था। अनकाउंटेड एनर्जी जा रही थी, तो उसको हमने अभी चेकिंग की है। चेकिंग करने उसकी FIR चेकिंग रिपोर्ट भर दी गई है, उसकी FIR करने की कार्रवाई की जा रही है और उसको हम तहरीर देंगे और उसमें जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। लगभग हमने 160, अभी पूरी संख्या चूंकि 7 अलग टीमें थी, उन पे हम अभी फिल्टर्ड भी कर रहे हैं। लगभग 160 होंगे, 160 के आसपास हैं। 160 के आसपास हमने आज चेकिंग पकड़ी है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा के पनुआ नौला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत गांधी इंटर कॉलेज परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई विभागों ने स्टॉल्स लगाए, जिनके माध्यम से 900 से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिया गया। शिविर के दौरान आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड बनाए गए और पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। यहां पर कुल 83 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
850 से ज़्यादा लोग ने आज कैंप में प्रतिभाग किया है। इसके अलावा हमारी लगभग 90 शिकायतें आई हैं। ज़्यादातर जो शिकायतें देखी गई हैं वो पानी की समस्या को लेकर। तो एक जॉइंट टीम बनाई गई है, एक्सिन पेयजल निगम और एक्सिन जल संस्थान। इसके साथ साथ SDM साहिबान को भी निर्देशित करा गया है कि वो लोग एक संयुक्त टीम लेकर पूरे गाँव का सर्वे कर लें कि जो एग्जिस्टिंग लाइन्स हैं उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई नई योजना बनानी है तो अगर हमें JJM में नहीं हो पाता है तो क्या डिस्ट्रिक्ट प्लान से या खनन न्यास से या फिर किसी और योजना से हम उसे पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ काफ़ी और विभागों के लिए भी हमारे लोग आए थे यहाँ। जैसे आप देख सकते हैं मेडिकल की सुविधा उठाने के लिए भी लोग आए थे। वन विभाग से भी लोग अपने काफ़ी आवेदन दे रहे हैं। काफ़ी यहाँ हमारे यहाँ वितरण भी हुआ है बाल विकास के द्वारा। और ये प्रोग्राम में हमारे जनप्रतिनिधियों ने बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान का लक्ष्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। यह विशेष अभियान 17 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक प्रदेशों की विभिन्न न्याय पंचायतों को ग्राम पंचायतों में 45 दिनों तक चलाया जा रहा है। शिविरों में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा सहित कुल 23 विभाग एक ही मंच पर समाधान प्रदान कर रहे हैं। आज न्याय पंचायत पनौरना के शिविर में अब तक 900 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। बीते दिनों डोईवाला नगरपालिका की बोर्ड बैठक में कुछ अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने और नगरपालिका में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए नगरपालिका परिसर में सभासदों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आज सुबह नगरपालिका परिषद में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सभासद धरने पर डट गए। सभासदों ने आरोप लगाया कि पिछली बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करके नगरपालिका द्वारा विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका जहां हाईटेक शौचालय की बात कर रही है तो वहीं नगरपालिका परिसर में बना शौचालय ही बद से बदतर हालत में है। साथ ही कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था चरमरा रही है। माननीय अध्यक्ष जी को हमने जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी उससे संबंधित जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे और अस्वीकृत हुए थे उनको उसी के अनुरूप बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ाने के लिए कहा था, जिसमें जनता के विकास कार्यों को हमने सर्वोपरि रखने के लिए कहा था। किंतु जब हमने उनको, और इसमें सभी हमारे सभासद 13 सभासद सहमत थे, जिसका लेटर हमने 20 दिसंबर को उनको माननीय 4 तारीख को हमने माननीय अध्यक्ष जी को सौंपा था। किंतु उनका 20 दिन तक भी लगभग उसमें कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। उसके उपरांत पुनः उन्हीं सभासदों द्वारा 13 सभासदों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को रिमाइंडर किया गया कि अध्यक्ष जी इसका संज्ञान लीजिए, हो सकता है किसी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या किसी से कोई त्रुटि हुई हो तो उसको सुधार कर लीजिए। और इसमें अभी बात निकल कर ये आ रही है कि ये केवल 4 सभासदों का व्यक्तिगत स्वार्थ है और उनकी लड़ाई है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये 4 सभासदों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम पालिका बोर्ड के अस्तित्व की है, पालिका बोर्ड की अवमानना की है। जब शासन में जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद हमें मजबूरन आज यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। हम अपनी मांगों के लेके बैठे रहेंगे। यदि ये हमारी मांगों को मानते हैं तो मांग के अनुसार ही यदि पूर्ण करेंगे तो हम धरना स्थल से उठेंगे। सभी सभासद विकास कार्यों के लिए निरंतर प्रयास में हैं और सभासदों का ये धरना भी इसी का एक हिस्सा है कि जो हमने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव पे ध्यान दिया जाए और हमें जो निर्माण कार्यों पे ध्यान दिया जाए, न कि इधर उधर की और चीज़ों में ध्यान दिया जाए। मुझे जब यहाँ पे जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तो सभी लोगों ने, इसमें 13-14 लोग हम साथ में रहे। कुछ ही कारणों से मैं जो है शुरुआती दौर में नहीं आ पाया, कुछ मेरे निजी कारणों से, लेकिन अब मैं धरना स्थल पे सभी के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ और सब साथ में। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई। इसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई। इसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है उसका दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को लेकर आज हल्द्वानी में कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम कोर्ट में बड़ा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदयेश ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार है कि हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उस पर अंकुश लगाने का काम करें, उसे बंद करने का काम करें, जब तक हमारे हिंदू भाई बहन माँ बेटियां वहाँ सेफ रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे, और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।